नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे ज़रूरी ये मुद्दा था कि आज सवेरे से समाचार चैनलों पर कोरोना तो एक पहले से डरा ही रहा था। अब एक ब्लैक फंगल और वाइट फंगल, दिन भर इसका चर्चा रहा। मतलब अगर हम कहें कि हे प्रभु, इतनी तकलीफ क्यों, या अगर हम नास्तिक लोगों की बात माने जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता, अगर उनके शब्दों में माने तो हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि इतनी बड़ी सज़ा हमको मिल रही है। क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसी क्या गलती हुई हम मानव से कि आप लगातार दुख पर दुख पहुंचाए जा रहे हैं अपने मानव प्रजाति को, अपने जिसका आपने सृजन किया है। आप खुद सृजन करता है और अपने ही सृजित जीवों पर इस तरह का अपराध क्यों, इस तरह का अत्याचार क्यों। अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया मानव जाति पर अपना आशीर्वाद बनाएं, हमारे भूलों के लिए हमको क्षमा करें। और अगर हम नास्तिकों की बात करें, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान में भरोसा नहीं करते, जो कहते हैं कि जो है वो विज्ञान है, तो अगर उनकी बात करें तो फिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई कि प्रकृति हमको इतना बड़ा सजा दे रहा है। क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो फिर हमने एटमॉस्फेयर में इतनी विष घोल दी है कि वो अपना बदला ले रहा है। क्योंकि प्रकृति पर जब सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तो वो रिएक्ट करेगा, वो अपना असर दिखाएगा। ऐसा क्या हुआ, हम ये चाहते थे। लेकिन उससे भी ज़रूरी मुद्दा आ गया। देखिए, हमारे देश में राजनीतिक लोग जिस चीज़ को मुद्दा न बना दे, जिस चीज़ पर ड्रामा ना कर दे, समझो वो कोई बहुत छोटी चीज़ है होगी। यहाँ हर चीज़ पर ड्रामा है, हर चीज़ पर दिखावा है, हर चीज़ पर लोगों को बरगलाने का प्रयास है। और सब चीज़ में वो अंगूठा टेप होते हैं लोग। मतलब बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। हालांकि अब तो खैर नई जनरेशन पढ़े लिखी आने लगी है संसद में। लेकिन जो कभी स्कूल में गए नहीं, अगर गए हैं तो बदमाशी गुंडे करके छात्र राजनीति में आए और अब आकर के सक्रिय राजनीति में आ गए, वो लोग भी कोरोना जैसा महामारी और बीमारी पर अपना ज्ञान बांटते हैं। मैं दो तीन चीज़ों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक चीज़ का बड़ा जोर है, हालांकि ये जो वामपंथ उमपंथ तो मैं नहीं जानता, वो जो सिरफिरे लोग होते हैं, कमकल लोग जिनके पास दिमाग नहीं होता, बेमत तक बकवास करते हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। वो लोग एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि आप गौमूत्र पीजिए, गाय का गोबर लगाइए, गाय का गोबर खाइए और तबीयत ठीक करिए, कोरोना भगाइए। वो बेवकूफ़ लोग हैं, या वो मजाक उड़ाना चाहते हैं हमारे प्राचीन संस्कृति का। मैं ये नहीं जानता कि गोमूत्र से कोरोना ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी गोमूत्र का इस्तेमाल किया नहीं, ना ही मैं गाय के गोबर का इस्तेमाल किया हूँ। हाँ, मैं गांव में रहा हूँ तो गोबर पानी किया हुआ है, लेकिन वही किया हुआ ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि मैं सालों साल कई साल तक गोबरे पानी करता रहा हूँ। नहीं, किसान का बेटा हूँ, तो अगर कभी गाय ने गोबर कर दिया तो हम हटाए हैं। ऐसा नहीं है कि इस हाथ से कभी गोबर छुआया ही नहीं गया हो। हमारे गांव में पूजा होता है तो गोबर से लिपाई होती है, शुद्धता उसको माना जाता है। कितना हो फर्श है, लेकिन मैं देखता था मेरी माँ फर्श पर भी गोबर से लिपती थी, और पहले कच्चा था तब भी गोबर से लिपती थी। तो गोबर का महत्व तो हमारे यहाँ है। लेकिन जो कुछ लोग मजाक उड़ाने कहते हैं कि गोबर खा लीजिए, गोबर लगा लीजिए, आपका दूर हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो ड्रामाबाजी है। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद सदस्य हैं आस्कर फर्नांडिस साहब। मैं नहीं समझता कि उनके राजनीतिक ज्ञान पर, उनके कार्यकुशलता पर किसी भी आदमी को संदेह होगा, ना कांग्रेस को ना भाजपा को। वो बहुत अनुभवी आदमी है और राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है। एआईसीसी में क्लर्क से, मतलब
स्टाफ से नौकरी शुरू करने वाले आज AICC के प्रमुख तक है, और वो उन्हीं के सिग्नेचर पर टिकट मिलता है। जो चुनाव में लोगों को टिकट मिलता है आजकल फर्नांडिस के बाद, लेकिन अब उनका तबियत खराब होने के बाद मुकुल वासनिक साइन कर रहे हैं। सोनिया गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। सवेरे भोर के 3 बजे जाइएगा, वो AICC में बैठे मिलते हैं। काम करने में उनका कोई शानी नहीं। कई लोग तो शोध करते हैं कि वो सोते कब हैं। कांग्रेस में उनके विरोधी कहते हैं कि वो दिन भर सोता है और रात भर जगता है, सोनिया जी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत काम करता हूँ। हालांकि 2-2, 3-3 बजे भोर में मैं उनको जगते हुए पार्टी कार्यालय में देखा है। अपनी बात कर रहा हूँ। तो ऑस्कर फर्नांडिस की राजनीतिक कुशलता और मेहनत पर किसी को रत्ती भर भी संदेह नहीं होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया, चुनाव में बयान नहीं दिया था, किसी मीटिंग में नहीं दिया था, कोई अपने 5-10 लोगों के बीच में नहीं बोला था, संसद के ऑन द फ्लोर ऑन द हाउस बोला था उन्होंने। वो ऑफिशियल बयान होता है किसी भी संसद सदस्य का। जो वो बात कहता है वो रिकॉर्ड पे होता है, दस्तावेजी सबूत है वो। किसी को संदेह हो तो राज्यसभा की कार्रवाई में से निकलवा सकता है। अब तो गूगल पर है, गूगल पर ऑस्कर फर्नांडिस स्पीच इन पार्लियामेंट डालो, आ जाएगा। आप अपना उसमें सुभाषण देख लो अगर किसी को संदेह हो तो। उन्होंने कहा कि वो कैंसर से पीड़ित हो गए थे और बहुत सारा दवाई करा। उनको डॉक्टर की क्या कमी है। उस मंत्री थे, केंद्र में श्रम मंत्री थे, और भी मंत्रालय उनके पास थी। तो मंत्री लोगों के लिए चिकित्सीय सुविधा भारत सरकार का पैसा लगता है, दुनिया के जिस कोने में जाते वहाँ होता। देश विदेश में हो गए, कैंसर खत्म नहीं हुआ, कमजोर पड़ा, दबा, लेकिन वो उनको दबा दिया। वो कह रहे थे कि वो साउथ के किसी क्षेत्र में गए हुए थे। अमूमन दक्षिण भारत में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। अभी केरल में अभी भी वो पंचकर्म का बहुत बड़ा विधि होता है, जिसमें सर पे वो तेल वेल लगाते हैं, तेल की मालिश उलिश होता है। दक्षिण में ही बहुत ज़्यादा होता है, पंचकर्म कराने के लिए लोग दक्षिण में जाते हैं। उत्तर भारत से तो ज़्यादा आयुर्वेद का प्रचलन और प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में है। तो वो किसी जगह का नाम ले, तो वो मुझे याद नहीं है तो मैं जगह का नाम नहीं लूँगा। वो कह रहे थे कि वहाँ के एक आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ऑस्कर साहब आप गोमूत्र का इस्तेमाल करिए। ऑस्कर साहब का शब्द था कि मैं गोमूत्र का इस्तेमाल किया और ट्रिमेंडस बेनिफिट, अद्भुत लाभ मिला मुझे, और मैं आज कैंसर मुक्त हूँ, रोग मुक्त हूँ। चूंकि ऑस्कर फर्नांडिस के प्रति मेरे दिल में भी बड़ा श्रद्धा रहा है, मैं उनको बड़ा निजी तौर पे जानता भी हूँ, मेरे को भी वो जानते हैं, मैं कई बार मिला हूँ उनको, उनके स्टाफ भी मेरे को बहुत बढ़िया से जानते हैं। मतलब मेरा आना जाना है ऑस्कर फर्नांडिस के घर और ऑफिस में। तो मैं ये नहीं समझता कि वो किसी राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक लाभ के लिए कहे होंगे। कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करने का इच्छा अभिलाषा होगी, क्योंकि वो लोग कोई नेता तो है नहीं, वो तो सोनिया भक्त है और सोनिया जी के वफादार है। तो पार्टी छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ऑस्कर फर्नांडिस का पार्टी छोड़ने का मतलब लगा कि राहुल और प्रियंका में से किसी एक ने पार्टी छोड़ दिया, या सोनिया गांधी ने पार्टी छोड़ दी, उस स्तर का बात होगा। तो ऑस्कर फर्नांडिस पर भाजपा को लाभ पहुंचाने, कांग्रेस को नीचा दिखाने या छोड़ने वाली उद्देश्य तो होगी नहीं। मतलब वो भुगभोगी थे, उन्होंने खुद उसका देखा था, स्वलाभ लिए थे और तब उन्होंने कहा था। तो आखिर ये मीडिया जो ऑस्कर फर्नांडिस के उस बयान के बाद कुछ बकवास नहीं की, तो हमारे दोआबा के विधायक श्री सुरेंद्रनाथ सिंह जी के उस कहने पर क्यों बकवास करती है, ये एक सोचने की बात है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर श्री सुरेंद्रनाथ सिंह जी आयुर्वेदाचार्य नहीं है, डॉक्टरी का उनका ज्ञान नहीं है, तो उनको क्या हक है कि वो टीवी पर आकर के कहें कि आप सुबह सुबह गोमूत्र लीजिए और कोरोना भगाइए। वो ये कह सकते हैं कि गोमूत्र का सेवन करिए और शरीर में एंटीबॉडी मजबूत कीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और भी लाभ करिए। लेकिन कोरोना का नाम लेकर के कोरोना का दवा के रूप में प्रचारित करना, मैं नहीं समझता कि किसी राजनीतिक दल के लोगों को, राजनीतिज्ञों को ये शोभा देता है। ये मैं इसको बकवासबाजी के श्रेणी में रखूंगा। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, एक और विधायक जी थे, नेताजी है, वो गली में रिक्शे पे हवन करवा रहे हैं, हवन करवा करके घूम रहे हैं। हालांकि प्राचीन भारत में और पूरा मतलब पहले से ही पर्यावरण शुद्धि के लिए हवन किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। और हवन से पर्यावरण शुद्ध होता है, मैं ये मानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। कोरोना काल में भी कपूर सूंघने के लिए कहा गया कि कपूर, काली मिर्च, लौंग, और एक चीज़ और है मेरे पास, वो पोटली है, अगर आप कहेंगे मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ।
ये पोटली मैं हमेशा रखता हूँ, ये सिरहाने रहता है मेरा, और मैं थोड़े थोड़े देर के बाद इसको सूंघते रहता हूँ। इसमें कपूर है, लौंग है, और कुछ और 2-3 चीज़ें हैं, वो भी मैं भूल गया हूँ, वो इसमें बधा हुआ है। और ये पोटली को मैं लेकर के सूंघता रहता हूँ, और इससे बड़ा रिलीफ मिला। कोरोना से मैं संक्रमित हो गया था, इन्हीं सब देसी उपचारों और आपकी दुआओं ने मुझे स्वस्थ कर दिया। अब मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना बात कर रहा हूँ। लेकिन तब भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से आपको कपूर की पोटली सूंघ लेने से फायदा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि कोरोना जैसे महामारी पर आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथ के विशेषज्ञ और एलोपैथ के विशेषज्ञों को ही बात करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, और उन्हीं के सुझाए हुए बातों को मानना चाहिए। और सरकारों को ये कम से कम एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए, कानून बना देना चाहिए कि आप टीवी पर मुंह फाड़ के कुछ भी बकवास ना कीजिए। अब तो खैर टीवी पर वही आएगा जिसको सरकार चाहेगी, या वही आएगा जिसको नेता विपक्ष चाहेगा। आम आदमी टीवी पर आ भी नहीं सकता, लेकिन अब टीवी ही एकमात्र बात करने का जरिया नहीं रह गया है। अब तो हर आदमी संवाददाता है, हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी के पास अपना चैनल है। आपके पास मोबाइल है तो आपके पास 1 GB तो कम से कम न्यूनतम डाटा फ्री में मिल रहा है। आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाइए और 1 GB डाटा मुफ्त में पाइए। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तब भी आपके वो छोटे फोन पर भी मैसेज आएगा कि 1 GB डाटा हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, यू कैन यूज विद इन 29 डेज 28 डेज, लिखा हुआ मैसेज आ जाता है कि आपका इतना GB डाटा क्रेडिट हो गया है, आप इतने दिन तक इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब डाटा मुफ्त में आ रहा है। आटा में पैसा लग रहा है, डाटा अब मोबाइल चार्ज कराइएगा बात करने के लिए तो डाटा साथ में आएगा। तो अब जिसके पास 1 GB डाटा है और स्मार्टफोन है, अपना किसी ट्राईपैड पर ना लगा कर दीवार का सहारा लगाए और अपना बोलने लगे। उसके भी फैन फॉलोअर हैं। कई मैं देखता हूँ कि जिनके पास वो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, खेतों में नाचते हुए का वीडियो बनाते हैं, बेढंग के नाचते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख उनके वीडियो को भी देख लेते हैं, क्योंकि बनाने वाले भी फ्री हैं, उनके पास भी फ्री का डाटा है, और देखने वाले भी फ्री हैं, उनके पास भी फ्री का डाटा है। तो अब समाचार चैनल पर ही डिपेंडेंसी नहीं रह गई। आप निर्भरता सिर्फ समाचार चैनल पर नहीं है, निर्भरता खत्म हो गई। अब आप खुद समाचार हैं और आपके पास समाचार चैनल है। तो नेता लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, और समाचार चैनल से कई नेताओं का तो उनके ट्विटर पर फॉलोअर ज़्यादा है। कई लोगों का तो समाचार के से ज़्यादा फॉलोअर उनका अपने सोशल अकाउंट्स पर है। वो सब लोग देखते हैं तो प्रभावित भी होते हैं। अभी मैं समाचार में देख रहा था कि मध्य प्रदेश की पुलिस शंख बजाने की प्रक्रिया बता रही थी। अब उस पर भी कोई हंसी उड़ाएगा। लेकिन मैं कोरोना में डॉक्टरों को मैंने फ़ोन किया कि भाई कई जो जाने अपोलो, मेदांता जैसे अस्पतालों से मैंने सलाह लिया था फ़ोन करके। तो एक फूंकने वाली मशीन दिया था हमको, वो अभी ऊपर मेरे बेडरूम में है। मैं जाके लाने में मुझे पता नहीं था कि बोलते बोलते ये भी दिमाग में आएगा, नहीं तो मैं उसको रखता। ये पोटली तो चूँकि मैं साथ रखता हूँ इसलिए आपको दिखा दिया। तो वो एक प्लास्टिक की जार है बंद, उसमें एक पाइप है, और वो 3 उसमें खंभे टाइप के, मतलब 3 लंबे लंबे पाइप लगे हुए हैं। एक में लाल बॉल है छोटी सी, एक में हरी और एक में पीली। आपको फूंकना है। अगर आपने वो हरी वाली गेंद को ऊपर सटा दिया, मतलब आपका फेफड़ा ठीक काम कर रहा है। तो मैं अपने बेटे से पूछा कि कितने रुपए का आया। बोला वो पापा हमने बात किया था, हमने गूगल पर देखा तो ये बड़ा एक्सरसाइज है हार्ट का, फेफड़े का। तो मैं बोला जरा इसी गूगल पर शंख का दाम देख ले। बोला पापा शंख तो इसे कम में मिल रहा है। और मैं बोला एक बार शंख बजा करके अपने छाती का एक्सरसाइज देख ले, और एक बार इसको फूंक करके देख ले। इसको फूंकेगा तो वायरस बाहर नहीं निकल रहा है, फिर बैक मार करके तेरे मुंह में आ रहा है। और उस शंख एक तरफ से फूकेगा, दूसरे तरफ से तेरा वायरस निकल जाएगा। बाद में उसमें गर्म पानी डाल करके धोकर रख दे, दोनों फायदा है। और उसको फूकेगा फिर बैक में हवा आ रहा है। अगर तेरे मुंह में इन्फेक्शन है तो आएगा और डबल करके आएगा, तेरे नाक के ऊपर जाएगा। खैर बच्चे मानते नहीं हो तो आधुनिक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ
घरों में रोज सुबह शंख बजाने की प्रक्रिया थी। हर आदमी पूजा करता था और शंख बजाता था। अब वो शंख बजाना बंद हो गया और हम सब लोग फेफड़ा और हार्ट के रोगी हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर और फेफड़े के एक्सरसाइज पर डिपेंड हो गए। वो डॉक्टर करेगा, हम अपने साथ में नहीं करेंगे। मतलब हमारे अपने जो प्राचीन विधि थी, जो हमारा सनातन धर्म में बनाया गया था, वो सब साइंटिफिक था। अब पता चल रहा है और हमारे ड्रामेबाज राजनीतिक लोग राजनीतिक फायदे के लिए ये बताने के लिए कि देखो हम हिंदू संस्कृति की जितना ज़्यादा अपमान कर लेंगे तो मुसलमान हम पर प्रभावित हो जाएगा, खुश हो जाएगा और मुसलमान एक छूट होकर के हमको वोट करता है। मतलब जो राजनीतिक ड्रामेबाजियाँ होती हैं वो सब हिंदू लोग इसलिए ड्रामेबाजी, हाँ गौतम साहब को नमस्कार, वो लोग इसलिए ड्रामेबाजी करते हैं, हिंदू होकर के हिंदू को गाली देते हैं कि उससे मुसलमान खुश होगा, वो मुसलमान वोट, हाँ गौतम साहब नमस्कार, मुसलमान वोट बैंक को अपना बनाने के लिए हिंदू धर्म को गाली देते हैं। आपने देखा होगा कि सनातन धर्म का अपमान मुसलमान कम करता है, शायद नहीं करता, कोई एक आध मुसलमान पगले टाइप का कर रहा होगा, लेकिन सनातन धर्म का अपमान पढ़ा लिखा हिंदू खूब करता है जो राजनीति में होता है, क्योंकि उसको पता है कि सनातन धर्म का अपमान करके हमारी राजनीतिक माइलेज बढ़ जाएगी। अब आपको 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ। गौतम साहब हैं, मेरे को करेक्ट करेंगे, समझेंगे, क्योंकि आप बड़े विद्वान आदमी हैं, ओमान से जुड़े हुए हैं और हर विषय पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। मेरे से तो कई गुना ज़्यादा आपको ज्ञान है और बढ़िया रख पाते हैं। अशोक गौतम साहब को नमस्कार, अखिलेश जी को नमस्कार, अखिलेश गौतम जी को नमस्कार। मित्रों, हमारे यहाँ की कुछ परंपराएं थी, मुझे याद है। हमारे सामने हम लोग जब किसी मृतक को लेकर के जाते थे शमशान भूमि, तो हम सब लोग वहाँ नहाते थे नदी में और नहा करके आते थे, मतलब जलाने के बाद नहा के आते थे। घर में आने के बाद पहले मृतक के घर पे जाते थे, वहाँ आग, पानी, मिर्ची और नीम का पत्ता रखा हुआ होता था। पहले पाँव को आग में सटाते थे, फिर मुंह पे मिर्ची खाते थे, उसके बाद पाँव धोते थे, और नहीं, पहले पाँव धोते थे, फिर आग में सटाते थे, फिर मिर्ची खाते थे, फिर लोहा छूते थे और उसके बाद नीम का पत्ता चबाते हुए घर आते थे। और यही प्रक्रिया अपने घर में होती थी। दरवाजे पर कपड़ा खुलवा दिया जाता था और वहीं बाल्टी में डाल के द्वार पर, मतलब हमारे घर से बाहर वाले को द्वार कहते हैं, वहाँ उसको धोने वाले लोग जो होते थे, जो जिनके पास धोने वाला नहीं हो खुद धोते थे, नहीं तो जिनके पास धोने वालियों की सुविधा थी वो लोग धोते थे और हमको वहीं पर साबुन से नहला करके अंदर आने की सुविधा थी, प्रक्रिया थी। और उस दिन खाना नहीं दिया जाता था, मतलब आपको फास्ट रहना है, मतलब अगर कोई हाथ में वायरस रह गया तो मुंह खाने के माध्यम से आपके मुंह में ना जाए कि अंदर आपको इन्फेक्टेड करे। हमारे विज्ञान उतना उस स्तर पर था, हमने उसको पिछड़पन कह दिया। हमको याद है कि हमारी माँ चप्पल पहन करके किचन में नहीं जाने देती थी। गांव में कोई किचन रूम नहीं होता, एक रूम होता है जिसमें खाना वाना रखा जाता है, वो बड़ा ही रूम होता है। वो जैसे गांव में कोई रूम की कमी होती नहीं, वो तो शहर में जगह कम है, इसलिए 10x5 की, 10x7 की, 7x6 की, 7x5 की किचन बनता है। वहाँ तो एक जो 15x20 का रूम है, वो एक रूम में खाना बन रहा है, कोना वाला रूम में खाना बन रहा है, उसी में खाना रखा रहा है। तो हमें याद है कि कभी देखते जल्दी जल्दी में हम घुस गए, मम्मी मेरी मारने लगती थी, चप्पल पहन के घुस गया, चप्पल पहन के घुस गया, ऐसे जैसे कोई बहुत अपराध कर देते थे। इसके बाद हमको याद है कि खाना जब हम मांगते थे तो मेरी माँ कहती पहले हाथ दो हमारे सामने, बड़े से बड़े लगा हाथ दो। तो बढ़िया से आधुनिक शिक्षा पद्धति आपको मोमबत्ती बना के सनातन को, जी बिल्कुल, मैं अखिलेश जी यही कह रहे हैं भाई, आप इसी बात पर चर्चा रखा है हमने आज। तो मेरी माँ पहले बढ़िया से हाथ धुलवाती थी और तब खाना खिलवाती थी। जो पंडित जी लोग होते थे या बड़े लोग होते थे, ये जो साधु संत होते थे, वो वस्त्र उतार करके नंगे बदन बैठ के खाते थे। मुझे याद है हमारे पंडित जी आए थे हमारे यहाँ संक्रांत में खाना खाने के लिए, मकर संक्रांति में वो लोग पहले भोजन करते थे तभी हम करते थे। तो आए तो मैं देखा कि इतना बड़ा पेट था उनका। हम लोग बचपने में पेट ले करके हंसते थे, मतलब मैं गुरु जी थे हमारे, में उनका मान नहीं कर, बट बाल मन नहीं, लेकिन वो पूरा कपड़ा उतार करके पूरा हाथ मुंह धोते थे, पाँव वाँव धोते थे, हाथ हमारे घर के लोग गमछी तो ले लेकर खड़े रहते थे, हाथ उठते, उसके बाद भोजन करते थे, उसके बाद वो कपड़ा पहनते थे। तो मैं कहा, तो उन्होंने बोला कि नहीं पंडित जी ने उघाड़ा नहीं खावा, उघाड़े मतलब नंगे बदन। अब पता चल रहा है कि कितना बड़ा उसको विज्ञान था जिसको हम तकियानुसी बोलते थे।
कि अगर वस्त्र पर कोई वायरस पड़ा होगा तो वो खाने के माध्यम से आपके शरीर में न जाए। क्या बिना था। और आज हम लोग कह रहे हैं कि वायरस के लिए कपड़ा बाहर कर और सैनिटाइजर मार। हमको याद है कि हमारे यहाँ नीम के पत्ते की इस्तेमाल होती थी, अब डिटोल का हो रहा है। हमारे यहाँ याद है कि हमारी जो परंपराएं तब थी उसको तब सत्यानुषी कहते थे। हम लोग कहते थे कि भाई हल्दी खाया करो, लहसुन खाया करो, प्याज खाया करो, आप नीम का पत्ता चबाया करो। तो लगा नीम हकीम खतरे जान, एंटीबायोटिक खाओ, पैरासीटामोल। आज हम उसको हर्बल अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हर्बल तो बड़ा आधुनिक हो गया। अब वो हर आयरा गहरा आदमी जो अंग्रेजी का दवा खा के आया वो भी कहते हैं कि नहीं हर्बल टी लेते हैं। अब एक फैशन हो गया है। आप एक आया मेरे कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, तो कोरोना काल के बीच में नौकरी छूट उठ गई तो आया था कि सर कहीं बता दीजिएगा। तो फॉर्मेलिटी बस मैंने पूछ लिया कि चाय पियोगे, तो बोला सर हाँ चाय पियेंगे। क्या हर्बल टी है? मैं बोला ये क्या होता है भाई? मुझे पता था लेकिन मैं तो उसके लिए कह रहा था। सर हर्बल टी नहीं जानते? मैं तो चलो जानता नहीं, कोई हर्बल भी होता है क्या? कौन सी कंपनी है ये? सर हर्बल, उसको भी पता नहीं है कि हर्बल मतलब उसको भी हिंदी में कहना नहीं आ रहा है, मतलब हर्बल कह रहा है। तो हर्बल ने सुना है। मैं आज भी स्नान करके धोती पहन के धरती पर बैठ करके ही भोजन करता हूँ, और ये विज्ञान समझ कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जमीन पर तो बैठ करके मैं भी भोजन करता हूँ और ऐसे पलथी मार के भोजन करता हूँ। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल है आपके लिए, जब आप आएंगे तो हम उस पर आपको बैठा के खिलाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं परमात्मा में उस पर न बैठूंगा, तो वहाँ तुरंत नीचे चटाई बिछा दी जाती है और लोग खाते हैं। टेबल पड़ा हुआ है, वहाँ पर बच्चों की किताब रखा जाता है, और वो एक तरह से स्टडी टेबल बना दिए हैं सब, क्योंकि वो एक स्टडी रूम में अकेले अलग रूम होता है तो बच्चों का मन नहीं लगता, तो वो उसको स्टडी टेबल बना दिया है। खाना तो मेरे भी कोई बच्चा उस पर नहीं खाता है, हम सब लोग जमीने पर खाते हैं या बेडरूम में बैठ के खाते हैं समाचार देखते होगा, लेकिन हम पलथी मार के बैठ के ही खाते हैं। और ये हमें मालूम है खाते वक्त पेट आपका खुला होना चाहिए, इस वजह से खाते हैं, और उससे ओवर ईटिंग नहीं होती है। एनीवे, तो अब लोग हर्बल कहने लगे हैं, मतलब हमारे संस्कृति का ड्रामे के रूप में अपमान करना हमको बुरा लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि आप आयुर्वेद अपनाइए और एलोपैथ छोड़ दे, वो आपकी अपनी मर्जी है। वो जब एलोपैथ खाते खाते आपकी शरीर एंटीबायोटिक सहने की क्षमता खो देगी तो आप खुद खाने लगेंगे। हमको मालूम है परिस्थिति आपको खिला देंगी, जैसा कि आज लोग कह रहे हैं। पूरा कोरोना काल में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा पीने का सलाह दिया था उसमें कहीं कोई टेट्रामाइसिन और पैरासीटामोल और इंटोकोनिल नहीं पड़ा हुआ था। उसमें क्या पड़ा था? काली मिर्च, तुलसी, अदरक, सौंठ, लौंग, गुड़, मुनक्का, इसको डाल करके उबाल करके 3 बार 4 पीने की सलाह दी गई थी। किसी डॉक्टर वैद्य चिकित्सक ने नहीं कहा था कि ये काम करिए, पैरासीटामोल, टेट्रामाइसिन और इंटोक्विनोल का 4 का मिक्सर करिए और पानी में डाल करके पी लीजिए, नहीं कहा था। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कहा था कि आप इन देसी नुस्खों को अपनाइए जो हमारे बाप दादा परदादा पिया करते थे। एक चीज में जान करके दंग रहे, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा आदरणीय त्योहार होता है छठ। 3 दिन तक मनाया जाता है, मतलब औरतें 3 दिन तक, या पुरुष भी छठ करते हैं। मेरा छोटा भाई भी छठ करता है, मैं नहीं करता, मैं तो पूजा करता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए। पत्नी करते हैं मेरी। 3 दिन तक वो लोग निर्जला रहते हैं, मतलब 1 दिन नहाए खा, 2 दिन तक तो पूरी निर्जला है। तो सवेरे परंपरा है कि छठ किनारे अदरक और गुड़ खा करके फास्ट तोड़ा जाता है, उसके बाद प्रसाद खाई जाती है। और मैंने देखा कि अदरक और गुड़ मतलब 3 दिन तक जो आपका गैस पेट में बना है, अगर उसके बाद घी का तला हुआ पुआ पूरी खा लेंगे तो उल्टी हो जाएगी। तो बताएंगे कि पहले अदरक और गुड़ खा लीजिए, अदरक खाए मतलब गैस आपका खत्म हो गया, और तब आप खाना के तो पचेगा। मैं दंग रह गया कि हमारा विज्ञान कितना आगे था। और अगर मैं अंत में वीडियो बंद करने से पहले बोल दूं कि आप जिस कैलेंडर और घड़ी और चांद सूर्य का माप बताते हैं, उसको तुलसीदास जी ने सतजो जंत ही आनंद कीना अतुल्य गुरु पौंसु तो लीना बोल दिया है।
वो पहले से ही हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वो साइंटिस्ट तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में लिख दिया है कि चांद से दूरी कितनी है। और हमारा कैलेंडर तो दुर्योधन और भगवान राम के जमाने का है, आज का तो कैलेंडर है नहीं। और हम उसको तकियानुसी बोलते हैं और जनवरी फरवरी महीने को याद रखते हैं। लेकिन आज भी हमारे पंडित जी हमारे शादी में 1 साल पहले मेरा शादी तय हुआ था और उन्होंने बोला था कि 16 मई रखिएगा। तो मेरी माँ बोली कि मई में है तो 11 मई ठीक है। कहा मेरी बड़ी वाली बेटी की 11 मई को शादी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि 11 मई तो ठीक नहीं है। तो बोला उस दिन तिलक रखते, बोला तिलक तो उस दिन बिल्कुल मत रखिएगा, भद्रा है। मतलब 1 साल पहले हमारे पंडित जी ने बताया था कि उस दिन भद्रा है, मतलब बारिश होगी। और आप जान करके आश्चर्य होंगे, वो सैटेलाइट से नहीं देखे, पत्रा में देखे थे। और हमारा 12 तारीख को तिलक रखाया गया था और 16 मई को ब्याह हुआ था। मेरी माँ चाहती थी कि 5 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ 5 दिन का एक पंचकर्म होता है ब्याह, तिलक और शादी से पहले हल्दी लगने के बाद। तो मेरी माँ चाहती थी कि 5 दिन का मौका मिले, तो उन्होंने कहा कि 12 को रख लो। तो फिर माँ बोली नहीं, तो कुछ ज़्यादा दिन होते और 7 मई रखाया था, तो 5-7 दिन का पूजा हो। हमने देखा कि 11 मई को खूब बारिश हुआ। हमारे पंडित जी पतरा में देख करके बारिश बता दिए थे कि इस दिन भद्रा है। इस दिन हमारे पंडित जी लोग 1-2 साल पहले बताते थे कि फलाना दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। और अब सैटेलाइट से देख करके वैज्ञानिक बता रहे हैं, उनका स्रोत हमारे वो पंडित जी वाला ही था। तो आज का कहने का मतलब है कि आप अपने हिंदू सनातन धर्म के बताए हुए मान्यताओं को मानिए और कोरोना से बचाव में अपना और अपने परिवार का उपाय करिए। एलोपैथ दवाइयाँ आपको देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन अब डॉक्टरों ने कहा है, मैं उस ब्याह पर आपको कह रहा हूँ, डॉक्टरों ने कहा है कि ये जो ब्लैक फंगल और वाइट फंगल हो रहा है वो उन लोगों को हो रहा है जो ज़्यादा स्टेरॉइड लिए हुए हैं। मतलब आप ये नहीं सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी दवाई लिए हैं उसका साइड इफेक्ट है। आपकी बॉडी उस अंग्रेजी दवा को बर्दाश्त नहीं कर रहा पर इसलिए फूट करके निकल रहा है, करें नहीं, ये फंगल है। और रीजन क्या है कि आपने वो ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो ऑक्सीजन कारण बन रहा है। अधिक स्टेरॉइड लिया है उसलिए कारण बना है, या आप शुगर के पेशेंट है और स्टेरॉइड ले लिए और आपको कोरोना हो गया और कोरोना की दवा खा लिए, इस वजह से हो रहा है। मतलब कि एलोपैथ का साइड इफेक्ट है, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है। कोई आदमी नहीं कहा कि आप अदरक का पानी पी करके आपको कुछ और बीमारी हो जाएगी। किसी ने नहीं कहा कि आप काली मिर्च और लौंग का चाय पिएंगे तो एक दूसरा बीमारी हो जाएगा। किसी ने नहीं बोला कि आप तुलसी का काढ़ा पिएंगे, भाप लेंगे नेचुरली तुलसी डाल करके तो आपको कोई और बीमारी हो जाएगी। लेकिन एलोपैथिक 2-धारी तलवार है, एक तरफ से काटती है तो दूसरे तरफ से भी काटती है, ये वो लोग नहीं कहते हैं। तो इसलिए हमारे पुराने सनातन परंपरा को अपनाइए, भारतीय परंपरा को जीवित रखिए और बीमारी से बचिए। और राजनीतिक लोग, जिन लोगों को ABCD का ज्ञान नहीं होता, वो कृपया ड्रामेबाजी ना करिए, क्योंकि आपके ड्रामेबाजी से अगर एकाध लोग भी प्रभावित हो गए तो ये आप पर हत्या का इल्जाम लगेगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और कम से कम आपको और आपके चाहने वालों को कोरोना ना हो और भारत कोरोना मुक्त हो। इन्हीं दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको समर्पण करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।